आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर। तो कह रहा है पृथ्वी के केंद्र बिंदु से शुरू करना है और त्रिज्या के बराबर दूरी लेना है। तो यानी पृथ्वी की सतह तक आ जाएंगे जब त्रिज्या के बराबर दूरी लेंगे पृथ्वी के केंद्र बिंदु से। तो कह रहा द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाई। तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे परिवर्तन होंगे, उनको ग्राफ में हम किस तरह दर्शा पाएंगे। तो देखिए चार विकल्प हमारे पास दिए गए हैं कि ग्राफ में हम गुरुत्वीय त्वरण को किस प्रकार से दर्शा पाएंगे अगर हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह और फिर उससे ऊपर ऊंचाई h पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए विकल्प बी हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाई। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो बात हम करेंगे उसको किस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है G इक्वल टू Gm/r²। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को ऐसे लिख दें रो, पृथ्वी का घनत्व बटे आयतन। पृथ्वी ठोस गोला है, ठोस गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। अब अगर m इक्वल टू निकालेंगे तो 4/3 πr³ इंटू रो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम वैल्यू रखेंगे g इंटू 4/3 πr³ रो अपान r², तो r² से कट जाएगा तो आ जाएगा 4/3 π/g/r, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। अब ये r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी या छोटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम ये 4/3 πr³ लिखे हैं तो जितने दूरी तक का आयतन लेना है पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, पृथ्वी ठोस गोला है तो यहाँ पर स्मॉल r रखेंगे। अगर पूरी पृथ्वी का लेना है तो कैपिटल R, क्योंकि तब हम सतह तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो जी हमारा ये कैपिटल R या पृथ्वी में कहीं गहराई पे हो उतने गोले का लिया जाए तो स्मॉल r के समानुपाती होगा। और ये जो स्मॉल r है ये पृथ्वी की त्रिज्या से बराबर या हमेशा उससे कम रहेगा। तो ये एक चीज आ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा कि जब ये r हमारा यानी जो दूरी लेंगे केंद्र बिंदु से अगर पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ी हो जाए, यानी कि पृथ्वी की सतह से हम लोग बाहर आ जाएं, तो फिर ये r³ रहेगा और ये स्मॉल r² होगा, तब एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तब यहाँ पर ऐसे ही r³ अपान r² लिखा जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या है और ये त्रिज्या से ज्यादा होगा तो आपस में कटेगा नहीं। तब हम इस तरह लिखेंगे। तब क्या कंडीशन होगी, ये तब की कंडीशन है जब पृथ्वी से त्रिज्या दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से ज्यादा हो, यानी सतह से ऊपर ऊंचाई तक जब हम जाएंगे तब की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस फार्मूले के हिसाब से जी हमारा समानुपाती हो जाता है r के या स्मॉल r के, और इस स्थिति में जी हमारा समानुपाती हो जाता है, ये तो कांस्टेंट है, पृथ्वी की त्रिज्या सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/r² के हो जाएंगे, ये आ जाएगी। तो चूंकि यहाँ भी एक पावर है यहाँ भी एक पावर है तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से सतह तक ये बराबर मात्रा में बढ़ेंगे।
त्रिज्या जितनी बढ़ेगी उसी रेशियो में समान अनुपात में जी बढ़ेगा। तो चूंकि अनुपात समान रहेगा तो एक तरफ हमने त्रिज्या ली है एक्स एक्सिस में, एक तरफ हमने गुरुत्वीय त्वरण लिया है। जब समान अनुपात में बढ़ेंगे तो केंद्र बिंदु ये है, यानी पृथ्वी का केंद्र बिंदु ओ दर्शाया गया है। यहाँ से हम सतह तक आएंगे तो चूंकि जी और आर समान अनुपात में बढ़ेंगे इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा। तो सतह तक ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये सतह पर आ गए आर तक हम। अब आगे की बात होगी। अब आगे की बात होगी तो जी समानुपाती है 1/r² के। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे जी घटेगा। तो यहाँ पर देखिए इधर को जैसे हम जा रहे हैं तो आर तो बढ़ रहा है, क्योंकि इधर से जैसे ग्राफ सही से आ रहे हैं तो हम इधर को जा रहे हैं, तो स्मॉल आर की तरफ जा रहे हैं, यानी पृथ्वी की सतह से दूर जा रहे हैं। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है r² के, यानी आर के बढ़ने पर जी घटेगा, इसलिए ऊपर जाने पे बढ़ता, लेकिन हम नीचे आ रहे हैं यानी जी घटता जा रहा है। तो कैसे ग्राफ बनाया जाता है इसको समझिए। और इसके स्क्वायर में घटेगा इसलिए कर्व आ गया है, समान अनुपात में नहीं घटेगा, स्क्वायर में घटेगा इसलिए ये कर्व आ गया है। इसको ध्यान देना। अगर ये केवल आर होता तो ये 1 यहाँ भी होता पावर, ये 1 यहाँ भी होता, तब स्ट्रेट लाइन में घटता, ठीक ना, क्योंकि समान अनुपात में घटता। यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमारा आर जितना तेजी से घटेगा उस रेशियो में जी उतना तेजी से नहीं घटेगा, स्क्वायर है इसलिए ऐसे कर्व है, ध्यान देना। तो इस प्रकार से बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस r एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस। कह रहा है एक सैटेलाइट है यानी उपग्रह है जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है h ऊंचाई पर, जो कि सतह से h ऊंचाई पर है, पृथ्वी की त्रिज्या r है। कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म ऑफ G0। तो G0 के आधार पर हमें उस उपग्रह की पूरी ऊर्जा बताना है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। और गुरुत्वीय त्वरण के कारण द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की क्या वैल्यू होगी ये भी हमको बताना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब वो जो उपग्रह कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है पृथ्वी के चारों, उसके कारण द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस कितना होगी, ये चीजें बताना है। तो देखिए यहाँ पर बी विकल्प हमारा करेक्ट है, -mg0r²/2r+h। कैसे सही है इसके हम लोग परीक्षण करते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी से ये h ऊंचाई पर कोई पिंड है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये कोई पिंड है h ऊंचाई पर। तो यहाँ से जब ऊपर फेंका जाएगा कोई उपग्रह तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर टोटल एनर्जी बराबर यहाँ पर टोटल एनर्जी बराबर होंगी। और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा ही मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखें पहले तो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल स्थितिज ऊर्जा है इतनी ऊंचाई पर, गतिज ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी -gm
एम अपान आर होगी। यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या आर है यहाँ पर और सतह पर रखा गया है तो माइनस जी एम एम अपान आर हो जाएगी। यहाँ पर प्लस गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर जब बिंदु पर आ जाएंगे तो कुछ देर के लिए वस्तु स्थिर होगी तभी नीचे की ओर जाएगी। तो कुल मिला के इस बिंदु पर स्थिर ऊर्जा ही होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो इस बिंदु पर, प्राथमिक बिंदु पर गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा दोनों है और उच्चतम बिंदु पर ये गतिज ऊर्जा भी स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी टोटल एनर्जी के रूप में केवल स्थितिज ऊर्जा बचेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतिम बिंदु पर केवल स्थित पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। यहाँ पर अब देखिए इसको समझते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट एज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब यह ऊंचाई की बात कर रहा है कि यह ऊंचाई पर क्या होगा, तो एनर्जी इक्वल टू यानी टोटल एनर्जी टीई होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यह हाइट की बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर अब देखें इसने जो हाइट ली है तो अब ये हाइट पे ये नहीं कि वहाँ पे रुक के लौटेगा, इसने ऐसा माना ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वहाँ गतिज ऊर्जा भी होगी, स्थिर ऊर्जा भी। तो यह ऊंचाई पे हमको वैसे रखना है। तो स्थिर ऊर्जा निगेटिव होती है जी एम एम अपान, अब यह ऊंचाई है तो पृथ्वी की त्रिज्या प्लस एच, तो आर प्लस एच हो गया क्योंकि केंद्र बिंदु से लेते हैं, प्लस उस बिंदु पे गतिज ऊर्जा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ते थे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर लिखते थे, निगेटिव में मान लीजिए। तो ये इतने का पूरा जी हो जाएगा, या Q1 Q2 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान अपान इंटू सैटेलाइट का अपान दूरी, पृथ्वी की त्रिज्या आर प्लस जितना ऊंचाई हुई है, तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी गई। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं वो सब यहीं अप्लाई होंगे। तो इस तरह अगर आप तुलना करके पढ़ेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर हो गया यह ऊंचाई पर। अब जब यह ऊंचाई पर कोई पिंड है तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी है हमारी इस तरह से, और इससे ये इस कक्षा पर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए मूव कर रहा है। तो अब पृथ्वी इसको खींचेगी अपनी ओर और इस कक्षा में मूव करेगा। तो इसको घूमने के लिए जो फोर्स है वो कौन सा बल होगा, अभिकेंद्र बल जिसको कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक कक्षा को छोड़ के नहीं जा रहा। तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है जिसके कारण ये इसमें गिर नहीं पा रहा, जिसके कारण ये कक्षा छोड़ के जा नहीं रहा, और इसके वेट के कारण, द्रव्यमान के कारण इसमें बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अपकेंद्र बल, जो कि स्यूडो फोर्स होता है। उसके कारण जो है ये बैलेंस होकर के इसी कक्षा में घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें क्या करना है कि आल्सो दे के लिखा है। तो एफ इक्वल टू होता है mv² अपान आर। तब चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या आर हो गई और ये दूरी h हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा mv² अपान आर प्लस h, ठीक ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि mv² अपान आर प्लस h हो गया, और यहाँ पर फिर आगे इसने क्या किया है कि जी एम एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया है, यानी आर प्लस एच का गुणा किया है इसमें नीचे ऊपर। तो यहाँ पर जब गुणा करेगा तो जी एम एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता था √2gm/r, और अगर यह ऊंचाई हो तो r+h हो जाएगा। और उसी कक्षा में कोई उपग्रह घूमता रहे उसके लिए होता था फार्मूला √gm/r+h। तो अगर इसको रूट को हटाएंगे तो v² हो जाएगा gm/r+h। तो यहाँ पर v² की जगह gm/r+h रख दिया, तो एक r+h पहले से है तो स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। तो अब m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर v² = Gm/r+h आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू रखी गई है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग तुलना करेंगे तो E = -Gmm/r+h प्लस यहाँ पर उठा करके हाफ m पहले से है और v² की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा -12 Gmm/r+h। सॉल्व किए तो हाफ Gm/r² कर दिया, यहाँ नीचे r² किए तो इसमें भी r² ऊपर कर देंगे तो mr²/r+h = अब चूंकि G = Gm/r² होता है या G0 कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के लिए, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ G0 रख दी गई Gm/r²। तो यह आ गया -12 mg0r²/r+h। तो ये बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिजॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 0.25 × 10⁶ मीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे रिमोट से कंट्रोल करके हम लोग शादी बारात में वो फोटो खींचने वाला वो उड़ा देते हैं, इसी प्रकार से रिमोट से कंट्रोल एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब वृत्ताकार कक्षा में मूव कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 0.25 × 10⁶ मीटर एबव, पृथ्वी से 0.25 × 10⁶ मीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से। कराई फार्थ रेडियस इज 6.38 × 10⁶ मीटर एंड g = 9.8 मीटर/सेकंड²। देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज। तो कह रहा है जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसकी स्पीड कितना होगी ये हमको बताना। सब कुछ दे दिया है, कितनी ऊंचाई पर है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है, सब कुछ हमको दे दिया। सी विकल्प देखिए हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो चूंकि पृथ्वी के बाहर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो द ऑर्बिटिंग वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, जैसा हमने बताया कि जब हम स्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं, जिसको अब नई एनसीईआरटी में स्केप स्पीड लिखा जा रहा है, तो वो √2gm/r होता था अगर ये ऊंचाई पे है तो r+h। और अगर उसी कक्षा में घूमने की बात की जाए कि कितना वेलोसिटी होती है तो v = √Gm/r+h होता है, जहाँ कैपिटल M हमारा पृथ्वी की द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या है। तो v = g की वैल्यू हमको पता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो 6.67 × 10⁻11 इंटू m की वैल्यू हमको पता है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 अपान पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ प्लस कितनी ऊंचाई पर है सतह से 0.25 × 10⁶ मीटर। पूरा सॉल्व किए तो आ गया 7.76 किलोमीटर/सेकंड। सीधा फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन था, कोई उसमें गणित नहीं लगाना था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि ये सैटेलाइट यस इज मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट है यस जो कि पृथ्वी के चारों ओर, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्कुलर ऑर्बिट थी, वृत्ताकार कक्षा थी, यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट है यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। तो कह रहा है द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। अगर ये कहा जाए
कि उसका जो उपग्रह है पृथ्वी की तुलना में उसका द्रव्यमान बहुत ही नगण्य है, मतलब बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो कह रहा है देन, तब ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा बी विकल्प करेक्ट है। द एक्सीलरेशन ऑफ यस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो हमने आपको बताया था कि कोई भी पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह घूमेगा तो पृथ्वी की ओर एक गुरुत्वीय बल लगता है जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स किस कारण से होता है, पृथ्वी हर एक चीज को खींचती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण उसमें लगता है। तो वही कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ यस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो त्वरण है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र बिंदु की ओर लगेगा। तो ये बात समझ में आ रही है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट। अब ये गुरुत्वीय बल जो है अभिकेंद्र बल का ही रूप है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो वही कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट एस एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो गुरुत्वीय बल है, जाहिर सी बात है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, तो गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। सो द एक्सीलरेशन ऑफ द सैटेलाइट एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसलिए यस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसलिए जो सैटेलाइट में लगने वाला त्वरण है वो पृथ्वी के केंद्र बिंदु की ओर सदा डायरेक्शन में रहेगा। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है कि कैप्लर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस आर बिटवीन सन एंड प्लैनेट दैट इज। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने कैप्लर के नियम में पढ़ा था कि जो आवर्तकाल है वो जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी है उसके आवर्तकाल का स्क्वायर उस दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर समानुपात हटाया है तो कांस्टेंट के रख दिया। ये बता रहा है जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। कह रहा है द मास ऑफ सन एंड प्लैनेट आर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अगर सूरज का द्रव्यमान m बड़े से और अगर उपग्रह का द्रव्यमान ग्रह का द्रव्यमान m स्मॉल से है, देन एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज F इक्वल टू जी mm अपॉन r स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर सोचा जाए तो जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल का सिद्धांत दिया उसके हिसाब से यह बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा ये भी हमको पता है, हमने स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह जी रखना है और इनमें द्रव्यमान रखना है, तो सूरज का द्रव्यमान इंटू ग्रह का द्रव्यमान बटे दूरी r स्क्वायर। तो वही चीज है यहाँ। हियर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहाँ पर जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। द रिलेशन बिटवीन जी एंड के इज डिस्क्राइब्ड एज। तो अब हमको इस जी और के में रिलेशन बताना है। तो इसको देखते हैं कि जी और के में क्या रिलेशन है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैप्लर का तीसरा नियम पढ़ ही लिया है। यहाँ पर देखिए डी विकल्प करेक्ट है, जी एम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। कैसे करेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमसे जी और के में रिलेशन पूछा जा रहा है, जी और के में, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है और ये फार्मूला भी दिया गया है। तो इसी को आधार बना के और इसको हमको कैप्लर्स के थर्ड लॉ को दोनों को आधार बनाकर इसी में कुछ करना है। तो चूंकि फोर्स दिया गया है हमको
तो अब इसी से पर ध्यान हम अपना केंद्रित करेंगे। तो फार्मूला होता है, देखिए जो अभिकेंद्र बल है उसका फार्मूला होता है mv²/r, और ये हमारा जो अभी ऊपर लिखा गया है उसमें g कैपिटल M स्मॉल m/r², ये दोनों आपस में सेम ही है, अभिकेंद्र बल है, एक अभिकेंद्र गुरुत्वीय बल कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब m से m कट जाएगा तो v² आ जाएगा gm/r, r से r कट जाएगा। अब टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज गिवन बाई, अब टाइम पीरियड की बात आ जाएगी, तो t बराबर 2πr, ये फार्मूला होता है v = r ओमेगा, r इंटू ओमेगा बराबर, ये कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, 2π/t होता है, पीछे हम लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि v = 2πr/t हो गया, ये v इधर ले आएंगे तो 2πr/t, यानी t = 2πr/v हो जाएगा, वही यहाँ रखा गया। अब इसका स्क्वायर कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो t² = 4π²r²/v², तो t² = 4π²r²/, अब v² बराबर इतना है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया gm/r, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी गई उठा करके इस v² की, तो gm/r हो गया, सॉल्व किया तो t² = 4π²r³ हो गया, ये समीकरण दूसरा बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया है t² = kr³, तो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो दूसरी और तीसरी फार्मूले को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, k = 4π²/gm। तो इस प्रकार से हमने जब सॉल्व किया, ये क्वेश्चन में दिया है t² = kr³, तो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इसको और इसको तुलना करेंगे तो k = हमारा ये t²/r³ हो जाएगा, तो t² की जगह वैल्यू रख देंगे, तो 4π²/gm, यानी gmk = 4π², तो gmk = 4π² हो जाएगा, ये हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।